वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अंदर से धीरे धीरे टूट रहा होता है, जबकि उसके आसपास की दुनिया बिना ध्यान दिए आगे बढ़ती रहती है। यह कहानी है पहचान, आइडेंटिटी, ट्रॉमा, दिमाग की उस ताकत के बारे में जो खुद को दर्द से बचाने की कोशिश करता है और क्या होता है जब यह बचाव आखिरकार टूट जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। ऑलराइट, चलिए स्टोरी में जाते हैं। हमारी कहानी मुंबई से शुरू होती है और यह बहुत शांत तरीके से शुरू होती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता। पहले सीन में कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई जाती। बस एक आदमी है जो अपनी जिंदगी वैसे ही जी रहा है जैसे चल रही है, लेकिन उसे लगता है कि यह जिंदगी पूरी तरह उसकी अपनी नहीं है। उसका नाम कार्तिक नारायण है। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। हर दिन ऑफिस जाता है, अपना काम करता है, सैलरी लेता है और चुपचाप जीता रहता है। वह ऐसा इंसान है जो ज्यादा ध्यान में नहीं आता। वह बहुत शर्मीला है और किसी से टकराव से बचता है। उसे अपने लिए बोलना मुश्किल लगता है। वह ऑफिस और लोगों के बीच ऐसे चलता है जैसे उसे हमेशा थोड़ा डर लगा रहता हो कि अगर कोई उसे ज्यादा ध्यान से देखेगा तो क्या होगा। यह सब उसके बचपन से जुड़ा है। कार्तिक के अंदर एक ऐसी याद है जो कभी खत्म नहीं हुई। जब वह छोटा था, उसका बड़ा भाई कुमार मर गया था। वह खेलते समय कुएं में गिर गया था और कार्तिक पूरी जिंदगी यह मानता रहा कि उस घटना के लिए वही जिम्मेदार है। उसे लगता है कि वह कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। यह गलती का एहसास कार्तिक के अंदर हर समय रहता है। उसने कभी इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। यह हर दिन उसके साथ रहता है, हर बात में, हर सोच में। उसे हमेशा लगता है कि वह अच्छी चीजों के लायक नहीं है। ऑफिस में वह अपनी एक सहकर्मी सोनाली मुखर्जी से प्यार करता है, लेकिन यह प्यार बिल्कुल चुप है। वह दूर से उसे देखता है, उसके बारे में सोचता है, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। हर दिन वह उसे ईमेल लिखता है जिसमें अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन भेजने की बजाय ड्राफ्ट में सेव कर देता है। सोनाली खुशमिजाज और समझदार है। वह जिंदगी को आसान तरीके से जीती है, जैसा कार्तिक कभी नहीं कर पाया। वह कार्तिक के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती, बस उसे नोटिस ही नहीं करती। उसके लिए कार्तिक सिर्फ ऑफिस का एक आम इंसान है जिस पर वह ध्यान नहीं देती। कार्तिक यह सब मान लेता है। वह ज्यादातर चीजें मान लेता है क्योंकि मान लेना उसके लिए आसान होता है। फिर एक दिन आता है जब उसका बॉस मिस्टर कामत अपनी सारी सहनशक्ति खो देता है। वह कार्तिक को सबके सामने डांटता है। वह उसे अलग ले जाकर बात नहीं करता, बल्कि सबके सामने जोर से बेइज्जती के साथ बात करता है, जैसे कार्तिक की कोई कीमत ही नहीं है। कार्तिक चुपचाप खड़ा रहता है, जैसे वह हमेशा करता है, और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह ऑफिस से बाहर निकलता है, अपने साथ अपनी सारी असफलताएं, शर्म और कमजोरियों का बोझ लेकर। कार्तिक घर जाता है और वह फैसला करता है कि अब वह सब खत्म करना चाहता है। उसके पास अब लड़ने की ताकत नहीं बची। उसे कोई वजह नहीं दिखती कि वह इस जिंदगी को आगे क्यों चलाए। वह अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी करने लगता है। ठीक उसी समय उसका फोन बजता है। वह फोन उठाता है। दूसरी तरफ जो आवाज होती है वह उसी की अपनी आवाज होती है। वैसी ही नहीं, बल्कि बिल्कुल वही आवाज, वही बोलने का तरीका, वही लहजा। और वह आदमी खुद को भी कार्तिक ही बताता है। वह यह नहीं बताता कि वह कौन है या कहां से कॉल कर रहा है। वह बस कार्तिक से कहता है कि वह जो करने जा रहा है उसे रोक दे। और अपनी ही आवाज सुनकर कार्तिक रुक जाता है। वह अपनी जान नहीं लेता, वह रुक जाता है। यह कॉल एक बार की नहीं होती। दूसरा कार्तिक उसे रोज कॉल करता है। हर सुबह ठीक 5 बजे फोन बजता है और वही आवाज होती है। वह उसे कोई थेरेपी नहीं देता, बल्कि सीधे सीधे, आसान और साफ तरीके से बताता है कि क्या करना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, और उन हालात में क्या करना है जहां कार्तिक हमेशा डर जाता था। और वह उसे एक नियम भी बताता है कि इन कॉल्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है, ना किसी दोस्त को, ना किसी सहकर्मी को। यह बात सिर्फ उनके बीच ही रहनी चाहिए। कार्तिक उसकी हर बात मानता है और धीरे धीरे कुछ बहुत अलग और खास होने लगता है। जो भरोसा वह कॉल करने वाला उसे सिखाता है, वह धीरे धीरे कार्तिक के अंदर आना शुरू हो जाता है। कार्तिक अब अलग तरीके से चलता है। वह अलग तरह से कपड़े पहनता है और पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी दिखता है। वह वापस अपने ऑफिस जाता है और कामत का सामना करता है। वह कहता है कि वह उसके 80 करोड़ के नए डील को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वह एक विदेशी कंपनी को गैरकानूनी जमीन बेच रहा है। उसने पहले से सब जानकारी जुटा ली होती है और कामत की कंपनी की गलतियाँ बताता है। कामत उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह डील खराब ना करे और उसे नौकरी वापस देने का वादा भी करता है। लेकिन कार्तिक कहता है कि उसे मैनेजर की पोस्ट चाहिए और एक नया ऑफिस भी चाहिए। कामत मान जाता है और कार्तिक को नौकरी वापस मिल जाती है, और सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि उसे मैनेजर बना दिया जाता है, एक अच्छे ऑफिस के साथ। अब ऑफिस के लोग भी उसमें बदलाव नोटिस करने लगते हैं। जो लोग पहले उसे देखते भी नहीं थे, अब उस पर ध्यान देने लगते हैं। वह अब ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादा काबिल लगता है और आत्मविश्वासी नजर आता है। कुमार के बारे में जो गिल्ट था वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। कॉल करने वाले की मदद से कार्तिक अपने बचपन के उस बोझ को समझने लगता है। अब वह अलग तरीके से सांस लेता है और जिंदगी में आगे बढ़ता है जैसे वह सच में इसका हकदार है। वह और सोनाली भी करीब आने लगते हैं। पहले वह सिर्फ उसे नोटिस करती है, फिर धीरे धीरे उनके बीच अपनापन आता है और फिर प्यार हो जाता है। कार्तिक
जो सालों से उसे दूर से देखता था और सोचता था कि वह कभी उसकी तरफ नहीं देखेगी, अब उसी के साथ रिश्ते में होता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है और इसके पीछे वजह वही सुबह 5 बजे आने वाली कॉल होती है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहता है। कार्तिक अब एक ऐसी जिंदगी जी रहा होता है जो पहले से बिल्कुल अलग है। वह आत्मविश्वासी है, अच्छी नौकरी पर है, एक रिश्ते में है और ऐसे जी रहा है जैसे पहले कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन कॉल करने वाले का एक नियम उसके मन में चलता रहता है। वह कहता है कि किसी को मत बताना कि तुम मुझसे बात करते हो, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अब कार्तिक सोनाली के साथ है। वह उसकी पार्टनर है, उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। वह उससे प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ और दुख शेयर करते हैं। दोनों वादा करते हैं कि वे एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। कार्तिक पहले हिचकिचाता है कि अगर सोनाली को सच पता चला तो वह क्या सोचेगी, और दूसरी तरफ फोन वाला कार्तिक उसे सख्ती से मना कर चुका होता है कि किसी को कुछ मत बताना। लेकिन फिर मजबूरी में कार्तिक उसे सब बता देता है। वह उसे कॉल्स के बारे में बताता है, उस आवाज के बारे में जो बिल्कुल उसकी जैसी है, और उन सारी बातों के बारे में जो वह आवाज उसे बताती है और कैसे उसकी पूरी जिंदगी उसी की वजह से बदली है। पहले सोनाली मना कर देती है और कहती है कि मजाक मत करो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कार्तिक कहता है कि यह मजाक नहीं है, कॉल सच में आता है और वह आदमी भी सच में है। तब सोनाली कहती है कि शायद कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब कार्तिक बार बार जोर देता है तो सोनाली परेशान हो जाती है। वह बहुत गंभीर हो जाती है और कहती है कि अगर यह सच है तो तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। कार्तिक कहता है कि वह ठीक है। वह कहता है कि दूसरा कार्तिक उस पर अच्छा असर डाल रहा है और उसकी मदद कर रहा है। लेकिन सोनाली कहती है कि यह सामान्य नहीं है और उसे किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, जैसे किसी मनोचिकित्सक के पास, जो उसकी मदद कर सके। कार्तिक आखिरकार सोनाली की बात मान लेता है और कहता है कि वह एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा। लेकिन जब वह सोता है तो सुबह 5 बजे उसे फिर एक कॉल आती है। फोन पर जो आवाज होती है उसकी अपनी ही आवाज, इस बार गुस्से में होती है और ऐसा लगता है कि उसे पहले से पता है कि कार्तिक ने उसका वादा तोड़ दिया है। वह आवाज उससे कहती है कि वह उससे बहुत निराश है और कहती है कि उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी कार्तिक ने कुछ नहीं सीखा और उसकी बात नहीं मानी। कार्तिक समझाने की कोशिश करता है कि वह मजबूर था, लेकिन वह आवाज उसे धमकी देती है कि अगर वह साइकियाट्रिस्ट के पास गया तो वह उससे सब कुछ छीन लेगी, उसकी प्रोग्रेस और यहाँ तक कि सोनाली भी। अगली सुबह कार्तिक सोनाली से कहता है कि वह बस मजाक कर रहा था और वह ठीक है और वह कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन सोनाली कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसके चेहरे और आंखों को पढ़ सकती है और वह सच नहीं बोल रहा। वह समझाती है कि अगर कुछ गलत है तो उसे ठीक करना चाहिए और साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई तबू नहीं है। वह कहती है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरत पड़ने पर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। कार्तिक पहले हिचकिचाता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। फिर वह साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जो उससे उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछती है। वह बताता है कि उसका एक भाई था जिसका नाम कुमार था और एक दिन खेलते समय वह फिसल गया और गिरकर मर गया। कार्तिक कहता है कि वह खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानता है। साइकियाट्रिस्ट उसे कहती है कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी बल्कि किस्मत या भगवान की मर्जी थी और उसे यह गिल्ट अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। फिर वह उससे कॉल्स के बारे में और बताने को कहती है। कार्तिक कहता है कि जब भी उसे वह कॉल आती है तो उसे लगता है जैसे उसकी अपनी ही आवाज है, लेकिन वह उसका एक दूसरा वर्जन है जो उससे बात कर रहा है। वह आवाज उसे मोटिवेट करती है, उसे कॉन्फिडेंस देती है और उसकी जिंदगी बदल चुकी है। साइकियाट्रिस्ट ध्यान से सुनती है और कहती है कि यह शायद उसकी अपनी सोच या गलतफहमी हो सकती है। वह पूछती है कि क्या उसने कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। कार्तिक कहता है कि उसने पहले ही फोन कंपनी से संपर्क किया था और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कॉल नहीं हो रही, फिर भी उसका फोन हर दिन सुबह 5 बजे बजता है। वह जोर देकर कहता है कि यह सच है और कोई गलतफहमी नहीं है। वह यह भी कहता है कि वह खुद आकर देख ले। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि उसने पहले कभी किसी मरीज के लिए ऐसा नहीं किया, लेकिन वह एक बार आएगी। वह मान जाती है कि वह सुबह 5 बजे उसके घर आएगी और देखेगी कि कॉल सच में होती है या नहीं। अगले सीन में वह उसके घर आती है और दोनों मिलकर सुबह 5 बजे का इंतजार करते हैं। जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं, फोन बजने लगता है। कार्तिक फोन उठाता है और उसे दे देता है। साइकियाट्रिस्ट दूसरी तरफ से एक आवाज सुनती है। वह कार्तिक की अपनी आवाज होती है, लेकिन गुस्से से भरी हुई। वह आवाज उससे पूछती है कि वह कब से उससे मिल रही है और कहती है कि वह कुछ बदल नहीं सकती। वह कहती है कि उसने कार्तिक को सब कुछ दिया है, उसे बेहतर बनाया है और वही उसका असली रूप है। वह कहती है कि यह झूठ नहीं है बल्कि उसकी जिंदगी की सच्चाई है। यह सुनकर साइकियाट्रिस्ट बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कार्तिक सोनाली को डॉक्टर कपाड़िया के साथ हुई बात बताता है। पहले तो वह उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वह कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो गया है। वह पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह पागल हो गया है। कार्तिक जोर देकर कहता है कि उसे हर दिन कॉल आती है और वह उस आवाज से बात करता है जो उसकी मदद करती है। फिर वह कहती है कि वह खुद आकर देखेगी। जब वे उसके घर जाते हैं तो दोनों कॉल का इंतजार करते हैं। ठीक सुबह 5 बजे फोन बजने लगता है। कार्तिक उसे उठाने जाता है, लेकिन सोनाली उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो वह कॉल रिसीव नहीं करेगा। फोन बजता रहता है, लेकिन वह उसे उठाता नहीं है क्योंकि सोनाली उसे रोकती रहती है।
कार्तिक बहुत बेचैन और परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने कॉल नहीं उठाई तो वह आवाज उससे नाराज हो जाएगी। लेकिन सोनाली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस मुसीबत में फंस गई है। वह जाने का फैसला करती है और कहती है कि अब वह जो करना चाहे करे, लेकिन उसकी बात जरूर माने। फिर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कार्तिक आखिरकार कॉल उठा लेता है। फोन पर जो आवाज होती है वह बहुत गुस्से में होती है। वह कहती है कि उसने सब कुछ दूसरों को बता दिया है और अब सबको इसके बारे में पता चल गया है। वह उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी मदद का बदला धोखे से दिया है। अगले सीन में सोनाली कार्तिक से ब्रेकअप कर लेती है। वह कहती है कि वह एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मानसिक रूप से अस्थिर है और सामान्य होना नहीं चाहता। कार्तिक कहता है कि वह इसे ठीक कर सकता है, लेकिन सोनाली भारी दिल के साथ उसे छोड़कर चली जाती है। अगली कॉल में वह आवाज उसे बेइज्जत करती है और गुस्से में कहती है कि उसने उसकी जिंदगी बनाई थी और अब वही उसे बर्बाद करेगी। वह उसे चेतावनी देती है कि अब वह देखेगा कि वह उसके साथ क्या कर सकती है। अगले सीन में कार्तिक कामत की कंपनी में काम पर वापस जाने के लिए ऑफिस जाता है। जैसे ही वह पहुंचता है, कामत उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में उससे सवाल करता है। वह उसे गाली देता है और पूछता है कि उसने उसकी पत्नी को उसके अफेयर के बारे में क्यों बताया और विदेशी कंपनी को क्यों बताया कि जमीन अवैध है। कामत कहता है कि उसकी 80 करोड़ की डील उसकी वजह से खराब हो गई। कार्तिक को इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वह कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कामत उसकी बात नहीं मानता। वह उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि अब उसकी कंपनी में उसकी कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक हैरान और परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो सोनाली उसे रोकती है। वह गुस्से में उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे यह सब सहना पड़ा, और कहती है कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी। वह उस पर आरोप लगाती है कि उसने उसका अपमान किया, उसके बारे में गलत बातें फैलाईं और उसे सस्ता और यहाँ तक कि वेश्या तक कहा। कार्तिक यह सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सोनाली उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर कार्तिक को एहसास होता है कि उसके फोन वाले दूसरे रूप का ही इसमें हाथ है। अगले सीन में जब वह पेट्रोल का पेमेंट करने की कोशिश करता है तो उसका डेबिट कार्ड काम नहीं करता। कंफ्यूज होकर वह बैंक जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं बचे हैं। कार्तिक यह सुनकर शॉक हो जाता है कि उसका अकाउंट खाली है, लेकिन बैंक मैनेजर उसे बताता है कि 15 लाख रुपए एक दिन पहले ही एक अनाथालय में ट्रांसफर कर दिए गए थे। कार्तिक समझाता है कि वह आमतौर पर साल में एक बार 5 लाख दान करता है, इतना बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं देता। मैनेजर उसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता है। कार्तिक पूरी तरह हैरान और परेशान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अंदर ही अंदर उसे यकीन हो जाता है कि फोन पर आने वाली आवाज उसका दूसरा रूप ही इन सब के पीछे है। कार्तिक फिर एक फैसला करता है कि वह किसी भी तरह उस आवाज से हमेशा के लिए छुटकारा पाएगा। वह सोचता है कि वह ऐसी जगह जाएगा जहां कोई उसे ढूंढ न सके और जहां वह भी किसी से संपर्क न कर सके, ताकि वह आवाज उसे फिर कभी न मिल सके। वह अंधा बनने का नाटक करता है और लोगों से मदद मांगता है और इसी तरह वह ट्रेन में चढ़ने में सफल हो जाता है। वह एक बहुत छोटे गांव में जाता है और वहाँ एक घर खरीद लेता है। वह पूरी तरह अकेले रहने लगता है, जहाँ कोई उसे नहीं जानता और वह भी किसी को नहीं जानता। वह अपना समय अकेले बिताता है, खुद को हर चीज से अलग करने की कोशिश करता है। वह यह भी कोशिश करता है कि वह आवाज फिर कभी उस तक न पहुँच सके। वह कोई एक्टिव फोन नंबर नहीं रखता और किसी भी तरह का संपर्क का साधन अपने पास नहीं रखता। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। कार्तिक गुजारा करने के लिए एक छोटी सी नौकरी ढूंढ लेता है और वह उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसका बॉस उससे कहता है कि वह इतना टैलेंटेड है कि उसे मुंबई के हेड ऑफिस में काम करना चाहिए, इतनी छोटी नौकरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कार्तिक मना कर देता है और कहता है कि वह लो प्रोफाइल रहकर एक साधारण और शांत जीवन जीना चाहता है। इसी दौरान सोनाली को दिखाया जाता है कि वह उसे बहुत याद करती है और उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करती रहती है। कार्तिक भी उसे याद करता है और अपने पुराने समय के बारे में सोचता है। आखिरकार वह अपने ऑफिस के अकाउंट से सोनाली को एक ईमेल लिखता है ताकि उसे बता सके कि वह ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वह फिर से अपने पुराने हालात में लौटने लगता है, चुप, अलग थलग और लो प्रोफाइल जिंदगी जीने लगता है जैसे पहले जी रहा था। फिर एक दिन उसका बॉस उसे बताता है कि उसे काम के लिए दुबई जाना है। वह कहता है कि वह कार्तिक के साथ संपर्क में रहना चाहता है, लेकिन क्योंकि कार्तिक के पास न फोन है और न ही लैंडलाइन, इसलिए वह जोर देता है कि कार्तिक एक फोन ले ले ताकि काम के अपडेट के लिए बात हो सके। कार्तिक बहुत परेशान हो जाता है और मना कर देता है, कहता है कि वह फोन नहीं रख सकता। उसका बॉस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कार्तिक न प्रमोशन ले रहा है, न हेड ऑफिस जा रहा है और न ही साधारण निर्देश मान रहा है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने उसके लिए कितना कुछ एडजस्ट किया है और यह कंपनी और उसके लिए कितना जरूरी है कि कार्तिक मान जाए। दबाव में आकर कार्तिक आखिरकार फोन लेने के लिए मान जाता है। वह फोन खरीदने जाता है, लेकिन किसी खास कंपनी या मॉडल को चुनने से मना कर देता है। वह दुकानदार से कहता है कि उसे नंबर या डिटेल्स भी न बताए। दुकानदार हैरान हो जाता है कि यह कैसा इंसान है, लेकिन फिर भी उसे सिम दे देता है और नंबर एक कागज पर लिख देता है। कार्तिक वह नंबर लेकर अपने बॉस को दे देता है ताकि वह उससे संपर्क कर सके। लेकिन अंदर ही अंदर उसे फिर से डर महसूस होने लगता है कि जिस आवाज से वह इतनी मुश्किल से बचा था, वह कहीं फिर से वापस आकर उसकी शांति को खत्म न कर दे। फिर अगले सीन में डॉक्टर कपाड़िया सोनाली से संपर्क करती है।
वह कहती है कि उन्हें कार्तिक के बारे में एक जरूरी बात करनी है। वह पूछती है कि क्या सोनाली ने हाल ही में उसे देखा है। सोनाली कहती है कि महीनों से उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है। डॉक्टर कपाड़िया कहती है कि वह भी उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। फिर वह एक बहुत गंभीर बात बताती है। वह कहती है कि उन्हें लगता है कि कार्तिक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी से गुजर रहा है, जिसमें इंसान की वास्तविकता की समझ बदल जाती है या वह अपने ही दिमाग में एक दूसरा रूप बना लेता है जो असल में होता नहीं है। वह समझाती है कि जो दूसरा कार्तिक है जिससे वह बात करता है वह असल में है ही नहीं। उनके अनुसार सिर्फ एक ही कार्तिक है और दूसरा जो वह महसूस करता है वह सिर्फ उसके दिमाग की बनाई हुई चीज है। वह असली नहीं है, यह सिर्फ उसके मन की एक कल्पना है। फिर सोनाली कहती है कि आपने भी फोन पर बात की थी और वो आवाज कार्तिक की ही थी, आपने खुद सुनी थी। साइकेट्रिस्ट जवाब देती है कि हाँ, पहले उसे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में उसे एक जरूरी बात पता चली। वह बताती है कि अब मार्केट में ऐसे फोन आते हैं जिनमें इंसान अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसे किसी खास समय पर चलने के लिए सेट कर सकता है। वह कहती है कि हो सकता है कार्तिक भी ऐसा ही फोन इस्तेमाल कर रहा हो। उसके मुताबिक कार्तिक अपनी ही आवाज सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड कर लेता है बिना खुद को पता चले। फिर ठीक 5 बजे फोन बजता है और वही रिकॉर्ड की हुई आवाज अपने आप चलने लगती है। वह आगे समझाती है कि कार्तिक को खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वह अपने ही किसी दूसरे वर्जन से बात कर रहा है, लेकिन असल में वह अपनी ही रिकॉर्ड की हुई आवाज सुन रहा होता है। डॉक्टर कपाड़िया एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि कार्तिक ने उन्हें एक भाई के बारे में बताया था जो बचपन में गिरकर मर गया था, लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्ड और हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि कार्तिक का कोई भाई था ही नहीं। जो घटना उसने बताई वह कभी हुई ही नहीं। वह आगे समझाती है कि जब भी कार्तिक ने पहले ऐसी बातें की थी उसके माता पिता अजीब तरह से रिएक्ट करते थे, लेकिन उस समय उन्हें उसकी मानसिक हालत समझ नहीं आई। कार्तिक कई सालों से एक झूठे गिल्ट के साथ जी रहा है, ऐसा गिल्ट जो असली नहीं है, क्योंकि वह घटना कभी हुई ही नहीं। डॉक्टर कपाड़िया कहती है कि ऐसे लोगों को सही इलाज और मदद की जरूरत होती है, वरना वह पूरी तरह अकेले पड़ जाते हैं और अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खो जाते हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। वह सोनाली से कहती है कि अब वही एक इंसान है जो कार्तिक की मदद कर सकती है और उसे कहती है कि देर होने से पहले वह कार्तिक का साथ दे। अगले सीन में सोनाली कार्तिक का एड्रेस उसके ऑफिस की ईमेल से ढूंढ लेती है। वह आखिरकार उसे ढूंढ लेती है और उससे मिलने जाती है, यह ठानकर कि वह उसकी मदद करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। उधर कार्तिक बहुत ज्यादा घबराया हुआ और परेशान दिखाया जाता है। उसे हर समय डर लगा रहता है कि जैसे ही 5 बजे होंगे फिर से कॉल आ जाएगा, और जैसे ही 5 बजते हैं फोन फिर से बजने लगता है। फोन के दूसरी तरफ की आवाज पहले से भी ज्यादा गुस्से वाली और डरावनी होती है। वह उसे कहती है कि अब उसकी हालत और भी खराब होने वाली है और वह सोच रहा था कि वह इससे आसानी से बच जाएगा, लेकिन वह गलत था। वह उसे धमकी देती है कि अब जो होने वाला है वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। उसकी आवाज बहुत गुस्से और डर से भरी होती है। कार्तिक बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी समय सोनाली उसके घर के पास पहुंच जाती है जहां वह रह रहा होता है। वह दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज देती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। अंदर कार्तिक डर और घबराहट से पूरी तरह टूट जाता है। वह घबराहट में बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेता है, क्योंकि अब वह इस सब को सहन नहीं कर पाता। उसे लगता है कि इस दर्द से बचने का एक ही तरीका है, अपनी जिंदगी खत्म करना। धीरे धीरे उसकी होश खोने लगती है और वह गिर जाता है। बाहर सोनाली लगातार दरवाजा खटखटाती रहती है। उसे यह पता नहीं होता कि अंदर कार्तिक बेहोश पड़ा है और उसकी हालत बहुत खराब है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और सोनाली को दिखाया जाता है कि वह स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में किताब पढ़ रही होती है और उसके अलग अलग स्टेज समझ रही होती है। वह डॉक्टर कपाड़िया से फोन पर बात भी करती है, जो उसे बताती है कि अब कार्तिक की हालत स्थिर है और वह काफी बेहतर हो रहा है। सोनाली फिर कार्तिक को कॉल करती है और कहती है कि वह डॉक्टर कपाड़िया से बात करे। बात करते समय कार्तिक अब थोड़ा सामान्य लगता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर डर और हिचकिचाहट साफ दिखती है। वह थोड़ा घबराया रहता है, लेकिन फिर भी बात कर लेता है। इसके बाद सोनाली उसे भरोसा दिलाती है और कहती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वह वादा करती है कि हर हालत में उसके साथ रहेगी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यहीं पर कहानी एक इमोशनल नोट पर खत्म हो जाती है।